नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, आइए देखते हैं भर्ती परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा बना है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन बी हमारा राजस्थान है। कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सबसे तेजी से विकास करने वाला विभिन्न राज्यों में से एक राज्य बना है। साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2006 के अंदर वर्ष 2006 में जैव ईंधन नीति विकसित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। तो इसी के साथ इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे मोहन बागान रत्न 2018 पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2018 से पूर्व भारतीय डिफेंडर या हम कह सकते हैं भारतीय सेना के कप्तान प्रदीप चौधरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2018 मोहन बागान रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 2001 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और सबसे पहले यह पुरस्कार किसे मिला था? सेलेन मन्ना को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2018 से भारतीय सेना के कप्तान प्रदीप चौधरी को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने 2018 के ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण को आयोजित किया गया था? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिक्स सम्मेलन का तीसरा संस्करण वर्ष 2018 में भारत ने किया था। मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसके अंदर बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया भारत, सी का मतलब है चीन या चाइना और एस का मतलब है दक्षिणी अफ्रीका। तो साथियों, ये 5 देशों का ऐसा ग्रुप है जो कि इन सभी देशों को अर्थात इनके व्यापार, इनकी जो क्षमता है उनको बढ़ावा देने के लिए इसे सम्मानित किया गया। और वर्ष 2018 में फिल्म महोत्सव इसका ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो भारत ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ठोस अवस्था से पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, इस विधि को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। इसका मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक इसका सूत्र है CONH2 की होल ट्वाइस। और इसका जो संरचना बनती है, रासायनिक संरचना, वो किस तरीके से बनती है? ए डबल बॉन्ड, फिर क्या बनता है? सी सिंगल बॉन्ड के साथ में NH2 और इधर भी NH2। ये क्या है? यूरिया की रासायनिक संरचना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यूरिया की खोज किसने की थी। तो यूरिया की खोज की थी साथियों फ्रेडरिक वॉलर ने इसकी खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अपेक्षाकृत स्थायी डेटा युक्त फाइल को
क्या कहा जाता है? तो साथियों अपेक्षाकृत स्थायी डेटा युक्त फाइल को क्या कहा जाता है? मास्टर फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर फाइल कहा जाता है। मास्टर फाइल के अंदर वे सभी फाइलें आती है जिसमें विशेष प्रकार की मेमोरियों को या विशेष प्रकार की जो हमारे पास मेमोरी है उनको सेव रखा जाता है या फाइलों को सेव रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है HTTP का विस्तार क्या है? तो साथियों HTTP का विस्तार क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, HTTP का विस्तार रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। साथियों जो आज की हमारी क्लास है इसमें सभी 25% इसमें जोड़े गए हैं जो कि जीके, कंप्यूटर साइंस सभी से रिलेटेड है। तो साथियों ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आगे भी ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है सीपीयू के आंतरिक स्टोरेज में स्टोरेज स्थान को क्या कहा जाता है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि सीपीयू के आंतरिक स्टोरेज जो मेमोरियां होती है उसमें स्टोरेज स्थान को क्या कहा जाता है? एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जिसे बाद में रिक्त स्थान में उपविभाजित की जाती है। तो साथियों कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो मेमोरी स्थापित की जाती है वो हार्ड डिस्क को विभाजित किस में किया जाता है? मेमोरी जो हार्ड डिस्क है उसको टेक्स्ट में किसमें? टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है और टेक्स्ट के छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? सेक्टर। टेक्स्ट के छोटे भाग को क्या कहा जाता है? सेक्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 5th जनरेशन अर्थात 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें से निम्न में से किस तकनीक का उपयोग या किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई जिसका पूरा नाम क्या है साथियों? मैं आपको बता देता हूं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है जो कि भारत में सभी खुदरा प्रणाली जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटीएम, ई कॉमर्स के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो सभी के सभी ट्रांजैक्शन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अर्थात साथियों भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक छत्र संगठन है जिसे एनपीसीआई के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं और ट्रांजैक्शन की नकदी विहीन प्रणाली के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए केंद्रीय एसआरडी मंत्री नामक योजना प्रारंभ की थी। साथियों यह योजना 2017 के अंदर प्रारंभ की थी जिसे विशाखा नाम दिया गया है और आज इनके बारे में कुछ भी सूचना आपको नहीं मिलती है क्योंकि यह योजना केंद्रीय मंत्री के द्वारा वापस वरदान बंद कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का विस्तार रूप है जिसके बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो साथियों यूपीआई के बारे में सभी जानते होंगे यह एक ट्रांजैक्शन प्रणाली है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन ए है हमारा यूपीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS संरचना पर आधारित है जो कि सही है साथियों। ये एक मतलब तुरंत पेमेंट सर्विस जो प्रणाली होती है
हाँ, तुरंत भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला हमारा ऑप्शन है यूपीआई व्यक्ति के पास एकाधिक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए एकल पहचान और पासवर्ड है। जी हाँ साथियों, एक यूपीआई के थ्रू आप जितने भी आपके खाते हैं सभी को जोड़ सकते हो और वहां से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। अगला हमारा है यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई। मैंने अभी बताया था हमारे द्वारा जितने भी भुगतान किए जाते हैं, चाहे एटीएम से हो, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चाहे आप ई मित्रा के द्वारा सप्लाई या बैंक के द्वारा कहीं भी नकदी आहरण या पैसे भेजते हो, तो वह सभी के सभी को चलाने वाली संस्था एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। चलिए अगला हमारा ऑप्शन है यूपीआई के माध्यम से सभी भुगतान त्वरित नहीं होते। ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है साथियों। यूपीआई के द्वारा सभी भुगतान 99.99% जो ट्रांजैक्शन है वो हाथों हाथ हो जाते हैं और वे बैंक के कार्य में भी कोई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो साथियों डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी यूपीआई के सभी सही कार्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है बैंकिंग में आईबीए का विस्तार रूप क्या है। साथियों टैक्सिंग क्षेत्र के अंदर आईबीए क्या एक संगठन है जिसका नाम क्या है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सभी बैंकों की एक संस्था संगठन है जिसे आईबीए का नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इंडियन बैंक एसोसिएशन। अगला हमारा प्रश्न है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका हिंदी में अगर बात की जाए, हिंदी में विस्तार रूप क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है गर्मी के मौसम में मार्च से जून तक की उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है। साथियों फसलें तीन प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। मैं आपको बता देता हूँ गर्मी के मौसम में मार्च से जून तक जो फसलें उगाई जाती है वो जायद फसलों के अंतर्गत आती है और इसके अंदर तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी ये सभी जैसे दाल हो गई और ये सभी फसलें इस प्रकार की है। तो इनकी खेती है जो मार्च महीने से जून महीने तक की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कृषि होर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है। साथियों इस प्रश्न के मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास जानकारी हो तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर करके बताएं। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, पर मुझे ये नहीं पता कि मामूली होल्डिंग क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कृषि उत्पाद भारत के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा उपमार्जन है। जब बात की जाए साथियों ए ऑप्शन चाय, रबड़, जूट, गन्ना और तंबाकू की, तो इनमें से एकमात्र चाय एक ऐसा उत्पाद है जिसमें जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा का आवागमन उत्पन्न करता है। पर यहाँ पे बिना ऑप्शन की बात की जाए तो सभी ऑप्शन के अलावा कपड़े के क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो साथियों प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। केरल राज्य के कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड ये सभी जिले क्या है, रबड़ के उत्पादन में विशेष भागीदारी निभाते हैं और सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पे किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगला हमारा प्रश्न है जहाँ एक सामान या सेवा की आपूर्ति बाजार में अपनी मांग से अधिक हो, जो कीमत कम रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है। साथियों आपको पता है कि बाजार के अंदर जिस वस्तुओं की अधिकता है उसके रेट में हमेशा कमी आएगी, तो इसको क्या कहा जाता है, बाजार गलट कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा महल वायु महल के रूप में जाना जाता है। तो वायु महल अर्थात हवा महल को वायु महल कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है, द प्लेस ऑफ विंड्स। किस नाम से, द प्लेस
ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है और द पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यह लाल और गुलाबी पत्थरों से निर्मित है। ये का प्रश्न भी एक बार पूछ लिया गया था भी, जो हवा महल है उसका निर्माण किन प्रकार के पत्थरों में से किया गया है। दोबारा इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि इसका निर्माण सन 1799 के अंदर जयपुर के तत्कालीन उस समय के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको बता देता हूँ, इसे द प्लेस ऑफ विंड्स या द प्लेस ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दर्रा। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे दर्रा नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दर्रा नेशनल पार्क या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा में, जिसे नेशनल अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया था? सन 2004 में इसे नेशनल का दर्जा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कोटा बैराज बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो कोटा बैराज बांध चंबल नदी पे बनाया गया है। इस जो गेट बांध है, इस बांध के कितने गेट है? 13 गेट है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि चंबल नदी पर स्थित कोटा बैराज बांध में कितने गेट बनाए गए हैं। तो ये प्रश्न आपको सही आंसर कितना हो जाएगा? 13 गेट यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बीकानेर शहर में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर का ऊंट महोत्सव। क्या कौन सा? बीकानेर का ऊंट महोत्सव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज अर्थात ऊंट महोत्सव, जिसे रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। और इस जो पशु है, इस पशु को ऊंट महोत्सव या विख्यात या उत्पत्ति देने के लिए ऊंट महोत्सव का जो ऊंट महोत्सव बनाया जाता है वो बीकानेर जिले में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है साथियों, डेबर झील, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो जाता है। डेबर झील जिसे जयसमंद झील कहा जाता है, इसे किसके द्वारा मनाया गया था? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों कि जो डेबर झील है वह कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर है। इसे दूसरा नाम क्या है? जयसमंद झील भी कहा जाता है। इसे निर्माण कब किया गया था? तो 1685 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। किसने किया? महाराजा जय सिंह ने। किसने? महाराजा जय सिंह ने डेबर झील या जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ये कौन सी नदी पे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है गोमती नदी पे। कौन सी? गोमती नदी पे इसे बनाया गया। अब मैं आपको ये इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि साथियों कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यह सबसे बड़ी अर्थात 36 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर तथा लंबाई 9 किलोमीटर है। मैं आपको बता देता हूँ, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इस झील के ऊपर 7 टापू भी बने हुए हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, डेबर झील को जयसमंद झील के उपनाम से जाना जाता है। यह उदयपुर में बनी हुई है, गोमती नदी के किनारे बनी हुई है। महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण सन 1685 के अंदर किया था। यह 36 वर्ग किलोमीटर में फैली गई है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर तथा चौड़ाई 9 किलोमीटर है। यह राजस्थान की एकमात्र सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। या इस झील के किनारे 7 टापू बने हुए हैं। तो साथियों, आज के हमारी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा बेसिक कंप्यूटर से संबंधित इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं और ऐसे ही प्रश्न आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल ITE एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।